हेलो दोस्तों, आपका बीजी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आज का आप टॉपिक देख रहे हैं, यूज़ ऑफ देयर। तो दोस्तों, देयर का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ। ठीक है दोस्तों, पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस मतलब से वो हटके हैं। तो देखिए, देयर का जब प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं होता है। देखिए, देयर का मतलब होता है वहाँ, और जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए हम इसे परिचय या इंट्रोडक्टरी वर्ड कहते हैं। परिचय शब्द कहते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? परिचय कराने वाला शब्द। सॉरी दोस्तों, कराना छूट गया। खैर, आप लिख लीजिएगा, परिचय कराने वाला शब्द कहते हैं। ठीक है। देखिए, देयर का मतलब होता है वहाँ, पर जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये मीनिंगलेस हो जाता है। बस वो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, अब देयर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अब तक तो इसका परिचय था। देयर का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति अस्तित्व या मौजूदगी बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। ऐसे स्थान पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। का कोई अर्थ नहीं होता है। यह बस सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई अर्थ नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था। यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई अर्थ नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है। इसीलिए हम इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं, यानी परिचय कराने वाला शब्द। तो आइए दोस्तों, हम इसको और गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, हिंदी के वाक्यों में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एट एग्जांपल आपका हो जाता है, वह एक लड़का है। ठीक है दोस्तों, इसको हम देखते हैं बना करके। देखिए, सब्जेक्ट हमारा वह है। ठीक है दोस्तों, तो ही इज़ ए बॉय। यहाँ तक तो आप समझते होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसमें तीनों आ रहा है। इसमें सब्जेक्ट भी है, तीनों आ रहा है। तो तीनों मतलब तीनों आ रहा है। तो इसमें तीनों का मतलब है हमारा सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से और वर्ब से। देखिए, आप सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। अब कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जो अधूरे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कह देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का
है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये पहला ये दूसरा। देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस एक अनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर इसको हम लिख दें कि ए बॉय इज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट हम कुछ प्रयुक्त करते हैं, तो हमने बताया आपको कि हम देयर का उपयोग करते हैं इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो देयर इज़ ए बॉय। ठीक है दोस्तों, या देयर का कोई मतलब नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है देयर का मतलब ढूंढने लगते हैं, ढूंढने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये बस एक परिचय करवाने वाला शब्द है। हाँ, यही चीज़ जब आपका लास्ट में आ जाएगा, जैसे आपका तीसरा ले लेता हूँ, वहाँ एक लड़का है। तो दोस्तों देखिए, अब वहाँ एक लड़का है, ये आपको सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप इसे सब्जेक्ट समझ लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि एक लास्ट में आएगा। तो देखिए, देयर इज़ ए बॉय देयर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो देयर आया है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता, सब्जेक्ट जो होता है इसका कोई मतलब नहीं होता। और इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देयर का मतलब होता है, ये जो हमने वहाँ लिखा था हिंदी में, उसी का मतलब है देयर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये तीनों सेंटेंस के बारे में। हमने तीन सेंटेंस का एग्जांपल क्यों दिया, देखिए पहला में सब्जेक्ट भी था हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी था और वर्ब था। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, और इसमें बस ऑब्जेक्ट और वर्ब है। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट नहीं था, तो सब्जेक्ट देने के लिए हमने देयर का प्रयोग किया था। और देयर का प्रयोग हम ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे सेंटेंस अनकम्प्लीट हो, उसका कोई कम्प्लीमेंट नहीं हो, पूरक नहीं हो, तो उसके लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये वाक्य सही है, ये आपका वाक्य सही है। ठीक है, अब आइए हम इसका कुछ स्ट्रक्चर ये सब देख लेते हैं। दोस्तों हम देयर के साथ, देयर के बाद पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, वर्ब भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, करते हाँ, तो कैसे करते हैं दोस्तों वो देख लेते हैं। देखिए, देयर लिव्ड ए डॉक्टर इन दिस विलेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब हो जाएगा, इस गांव में एक डॉक्टर रहता था। ठीक है, और आगे आ जाते हैं, कोई नहीं या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं के लिए नॉट, नो या नॉट एनी का प्रयोग करें, जब संख्या हो तो नॉट का। दोस्तों इसके बारे में अधिक जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, डिफरेंस बिटवीन यूज़ ऑफ नो एंड नॉट, तो आप उसको देख लीजिएगा। नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर वाले वाक्यों की पहचान देख लीजिए। देयर वाले वाक्यों की पहचान। ठीक है दोस्तों, वाक्य के शुरू में पर, में, वहाँ, यहाँ, के लिए, इधर उधर, कुछ, इनमें से कोई, इसमें एक
अभी, इत्यादि होता है, इत्यादि होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कि देयर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, देखिए देयर के साथ सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब में से कोई एक वर्ब आता है। अब यह उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो नाउन है, ऑब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो इसके लिए भी हम लिख देते हैं सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस बात पर निर्भर करता है कि है कि नाउन या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। कमरे में 2 पंखे हैं, पंखे हैं। देखिए यहाँ पे 2 पंखे हैं, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो है के लिए यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा देयर आर 2 फैंस इन रूम। ठीक है दोस्तों। हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं अधिक समझने के लिए। कमरे में एक पंखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पंखा है, मतलब सिंगुलर है, या फिर कमरे में पंखा है ये भी कहें तो भी सिंगुलर फीलिंग दे रहा है। मतलब हमें जब सिंगुलर फीलिंग आएगा तो वहाँ पे हम देयर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज़ ए फैन इन रूम। ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो लगते तो हैं कि देयर में होंगे पर वो लोग देयर में नहीं होते हैं दोस्तों। तो वैसे सेंटेंस के लिए हम आगे बात करेंगे, पर अभी जो बेसिक चीज़ें हैं हम उन्हें देख लेते हैं। देखिए यदि वाक्य के शुरू में, ठीक है, वाक्य के शुरू में कहाँ प्रश्न से उत्तर मिलता है, से उत्तर मिलता है तो देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, स्थान पर होता है, इसमें कोई शक नहीं होता। ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए एक नियम है। जैसे मेंढक में कुएं में मेंढक है, बोतल में पानी है, तो ये सभी को हम कैसे लिखेंगे। तो बोतल में पानी है, ये सभी के लिए हम देखिए ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए पहले क्या है से जो उत्तर मिलता है, से जो उत्तर मिलता है, फिर उसके बाद कहाँ है से जो उत्तर मिलता है। ठीक है दोस्तों। जैसे कुएं में मेंढक है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। देखिए देयर आर, देखिए मेंढक है ना,
बहुत सारे मेंढक की बात हो रहा है, तो कौन है, तो कौन है के लिए हमें देखिए क्या है, तो मेंढक है। कहाँ है, तो कुएं में है। तो मेंढक क्या है से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर आर फ्रॉग्स इन वेल। ठीक है दोस्तों, क्या है और कहाँ है। ओके, आप इसे समझ गए। अब हम आते हैं इसके रूल्स पे, देयर के रूल्स पे। सीधे सीधे कहें तो ब ना वट। दोस्तों हम सीधे सीधे उसके बनावट पे आते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला होता है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर होता है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और फुल स्टॉप। देखिए हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या क्या आएगा, पहला इज आएगा, फिर आपका आर आ जाएगा, फिर वाज, वर, शैल बी, फिर आपका हो जाता है विल बी, फिर आपका हो जाएगा हैव, हैज़, हैड। ठीक है दोस्तों, यही आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी में से कुछ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। तो आप बनावट को देखकर समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि उसके पास है कि फ्यूचर है। दोस्तों दूसरा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। ओके दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर में भी उतना बदलाव नहीं रहता, बस देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब आपका तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर में जैसा कि आप जानते ही हैं कि यस नो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देंगे प्लस देयर, प्लस नॉट है तो लगाइएगा, नहीं जैसे कोई ऐसे नहीं है तो नहीं लगाइएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे ब्रैकेट में डाला है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब चौथा आता है आपका WH वर्ड का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इंट्रोगेटिव टाइप का होता है, बस उसके पहले WH वर्ड आपको ऐड कर देना है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस नॉट प्लस नॉट इज़ नॉट कंपलसरी। ओके दोस्तों, नॉट है तो लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा। अब कुछ आपके इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, तुम्हारे गांव में कब एक मंत्री था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सवाल कर रहा है और सवाल में क्या है, WH वर्ड का प्रयोग है। तो यहाँ कब का क्या होता है, वेन होता है। तो वेन देखिए था ना, तो वेन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, लास्ट में देखिए सिंगुलर है, एक मंत्री था ना, तो वेन वाज देयर ए मिनिस्टर इन योर विलेज। ठीक है दोस्तों, अगला सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, 2 कुत्ते थे, कुत्ते थे। देखिए दोस्तों ये प्लूरल है और प्लूरल थे है ना, तो देयर वर 2 डॉग्स। ठीक है दोस्तों, तीसरा सेंटेंस हो जाता है आपका, गलत उत्तर के लिए दंड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देयर विल
बी, देयर विल बी पेनल्टी फॉर यहाँ लिख देता हूँ रॉन्ग आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी में आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा आ जाता है मच एंड मैनी। ठीक है दोस्तों, हाउ मच एंड हाउ मैनी का प्रयोग दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाउ मच और हाउ मनी का प्रयोग। तब हम हाउ मच और हाउ मनी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले आते हैं हाउ मैनी। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं यानी बहुवचन संज्ञा के साथ हाउ मैनी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वहाँ पे हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। जैसे में आपका कितने बच्चे, कितने औरतें, कितने राज्य, कितने देश, ये सब आ जाते हैं। और आपका दूसरा हो जाता है हाउ मच। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग होता है आपका खासकर जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके। ठीक है दोस्तों, जिसे गिना ना जा सके, जैसे किसी का एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गया, या फिर कोई मटेरियल नाउन हो गया, तो इसका हम प्रयोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि पदार्थवाचक यानी मटेरियल नाउन के साथ हाउ मच का पदार्थवाचक के साथ हाउ मच का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, हाउ मच का प्रयोग पदार्थवाचक या फिर एडजेक्टिव ये सब के साथ होता है। तो सीधे सीधे इस पे भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। तो दोस्तों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस देश में कितने राज्य हैं? ठीक है दोस्तों, इस देश में कितने राज्य हैं? देखिए यहाँ पे कितने राज्य आ गया है। तो मैं लिखेंगे हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन दिस कंट्री। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये तो पता ही है कि हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया। देखिए हाउ मैनी के साथ हम आर का मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कितने का मतलब एक से ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। दूसरा ले लेते हैं बाल्टी में कितना पानी है? तो देखिए दोस्तों कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर। ठीक है, हाउ मच वाटर इज देयर इन बकेट। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाना है। आपका तीसरा ले लेते हैं वहाँ कौन है, तो हु इज़ देयर। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके साथ देयर का प्रयोग नहीं होता है, तब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, वाले वाक्य के साथ हम देयर नहीं लगाते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार ही हम उसका हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही होगा कि सब्जेक्ट का पहचान कैसे होता है।
यदि वाक्य के शुरू में कौन या क्या प्रश्न से उत्तर मिले तो सब्जेक्ट बनाने के लिए देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि रियल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के अनुसार। तो एग्जाम्पल में हम किताबें मेज पर हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन मेज पे है तो किताब है, मेज पर क्या है तो किताब है, दोनों से हमें जवाब मिल जा रहे हैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हो जाता है बुक्स, तो हम लिखेंगे बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप गौर कीजिए, हाँ हमारा सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें असली सब्जेक्ट जो था वो आपका क्या है, किताबें हैं। अब हम दूसरा सब्जेक्ट आपका ले लेते हैं, दूसरा वाक्य में देखिएगा, मेज पर किताबें हैं। अब देखिए कौन है, कोई जवाब नहीं दिया, क्या है इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हमें मेज से सवाल करने पे कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो दोस्तों अभी आपने दो सेंटेंस देखा, इसमें आपको फ़र्क पता चल गया होगा। देखिए यहाँ किताबें मेज पर हैं, यहाँ हमने सब्जेक्ट हमारा किताबें हो जाता है, और यहाँ मेज पर किताबें हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, कोई भी रियल सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने देयर का प्रयोग किया। अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, लड़के क्लास में हैं। दोस्तों आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन क्लास में है, तो लड़के, यहाँ पे हमें जवाब मिल गया। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, तो बॉयज़ आर इन क्लास। ठीक है दोस्तों, चौथा देख लीजिए, हमारे दोस्त घर पर होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे दोस्त घर पर होंगे, तो कौन होंगे, हमारे दोस्त। यहाँ भी दोस्तों हमारा मेन सब्जेक्ट का आंसर मिल गया, कौन है तो हमारा दोस्त है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा आवर फ्रेंड्स विल बी एट होम। ठीक है दोस्तों, अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ठीक है दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप नो और नॉट का प्रयोग वाला वीडियो देखिएगा, उससे आपको जो भी डाउट था वो सभी डाउट ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।